हाँ, तो आज अपन गोइटर का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। तो गोइटर का क्लासिफिकेशन और गोइटर होता क्या है। तो गोइटर क्या होता है, तो इनलार्जमेंट ऑफ थायरॉइड ग्लैंड को क्या कहते हैं हम लोग, गोइटर। किसी तरह से भी थायरॉइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाना उसको हम गोइटर कहेंगे। तो गोइटर को हमने मेनली 4 इसमें डिवाइड किया है, नॉन टॉक्सिक गोइटर या सिंपल गोइटर, नियोप्लास्टिक गोइटर, थायरोडाइटिस और टॉक्सिक गोइटर। तो ऐसे हमने 4 इसमें डिवाइड किया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉन टॉक्सिक गोइटर, जिसको हम सिंपल गोइटर कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि नॉन टॉक्सिक गोइटर मतलब कि ये कोई टॉक्सिसिटी नहीं क्रिएट कर रहा है। टॉक्सिसिटी कब क्रिएट करेगा कि जब गोइटर का मतलब इनलार्जमेंट ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, और नॉन टॉक्सिक मतलब कोई टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं कर रहा है। टॉक्सिसिटी किसकी वजह से आएंगे, थायरॉइड के अंदर T3 और T4 का हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, इसकी वजह से टॉक्सिसिटी आएंगी, जो कि यहाँ पर नहीं आ रही है। हम जो भी अभी गोइटर पढ़ेंगे इसके अंदर, इस क्लास के अंदर, तो उसके अंदर टॉक्सिसिटी नहीं आएंगी, इसीलिए हमने उनको नॉन टॉक्सिक कहा है। तो नॉन टॉक्सिक में डिफ्यूज नॉन टॉक्सिक, हाइपरप्लास्टिक, कोलॉइड गोइटर, मल्टीनोडुलर गोइटर, सोलिटरी नॉन टॉक्सिक गोइटर, रिकरेंट नॉन टॉक्सिक गोइटर और होकाइडो गोइटर। ऐसे हमने इसमें इसको टोटल 6 इसमें डिवाइड किया है। तो उसको 1 बाय 1 हम देखते क्या है। पहला वाला है डिफ्यूज नॉन टॉक्सिक हाइपरप्लास्टिक। नाम ही है डिफ्यूज मतलब पूरी की पूरी ग्लैंड को अफेक्ट कर रहा है। उसके साथ नॉन टॉक्सिक तो हमें पता ही है, जो क्लास है सभी नॉन टॉक्सिक की है। और हाइपरप्लास्टिक मतलब यहाँ पे जो सेल्स है थायराइड ग्लैंड की, उनका हाइपरप्लेजिया हो रहा है। तो ये 2 टाइप से हो सकता है, एक तो फिजियोलॉजिकल हो सकता है या पैथोलॉजिकली हो सकता है। तो फिजियोलॉजिकली ये कंडीशन कब देखने मिलती है कि जब हमारे थायराइड ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया हो रहा है, लेकिन वो टॉक्सिसिटी नहीं क्रिएट कर रही है। तो प्यूबर्टी में और प्रेगनेंसी में ये 2 कंडीशन है जहाँ पे हमें फिजियोलॉजिकल डिफ्यूज नॉन टॉक्सिक हाइपरप्लास्टिक गोइटर देखने मिलते हैं। और पैथोलॉजिकली कब देखने मिलेगा कि जब आयोडीन की डिफिशियंसी हमारे बॉडी में हो जाएंगी। ऐसी कंडीशन में हमें देखने मिलेगा। तो आयोडीन की डिफिशियंसी कब होगी, या तो हमारे डाइट में आयोडीन, हमारे डाइट से आयोडीन इनटेक ही कम है, और दूसरा ऐसी चीज़ें हम लोग ले रहे हैं या खा रहे हैं जिसकी वजह से जो आयोडीन आ रहा है वो बॉडी से एब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, या तो उसको वो जो भी प्रोसेस है मतलब जो थायराइड के अंदर वो इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, तो प्राइमरी और पहले सेकेंडरी। तो प्राइमरी देखते हैं हम। प्राइमरी में एंडेमिक डाइटरी इनटेक ऑफ आयोडीन लेस देन 100 माइक्रोग्राम पर DL। अगर ऐसी कंडीशन है तो प्राइमरी पैथोलॉजिकल डिफ्यूज नॉन टॉक्सिक हाइपरप्लास्टिया देखने मिलता है हमें। सेकेंडरी कब देखेंगे कि जब गोइट्रोजन और ब्रासिका फैमिली जैसे कि कैबेज और सोयाबीन हम इनटेक कर रहे हैं, एक्सेस डाइटरी फ्लोराइड इनटेक कर रहे हैं, ड्रग ले रहे जैसे लिथियम है, एंटी थायराइड ड्रग्स है और PAS, ये सब ड्रग के अंदर भी हमें पैथोलॉजिकल नॉन टॉक्सिक हाइपरप्लास्टिक गोइटर देखने मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते कोलॉइड गोइटर। अभी पहले कोलॉइड गोइटर समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी कि कोलॉइड होता क्या है। जो हमारे थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर थायराइड फॉलिकल होते हैं ढेर सारे। इस तरह से थायराइड फॉलिकल होते हैं हमारे थायराइड ग्लैंड के अंदर, और ये जो होता है हमारा ये फॉलिकल का लुमेन होता है थायराइड फॉलिकल का, और ये जो है हमारी थायराइड सेल है ना, ये हमारी थायराइड सेल है। तो ये थायराइड सेल, इसके अंदर एक मॉलिक्यूल, एक प्रोटीन सीक्रेट, किसका नाम है थायरोग्लोबिन्स मॉलिक्यूल। और यहाँ पे हमारा आयोडीन होता है जो कि हमने बॉडी से एब्सॉर्ब किया। ये आयोडीन इसको अटैच हो जाता है और हमारा T3 और T4 बनता है। अगर इस आयोडीन की डिफिशियंसी हो गई तो ये थायरोग्लोबिन को आयोडीन नहीं अटैच होगा और ना ही T3 और T4 बनेंगे। तो ये जो थायरोग्लोबिन है ये बाहर ही निकल पाएंगे, ये हमारे लुमेन में ही एक्यूमुलेट होता रहेगा। और अगर ये कंटिन्यूसली यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, कोलॉइड बन जाएंगे ढेर सारे, इसको कोलॉइड बोलेंगे। नॉर्मली भी इसको कोलॉइड बोलेंगे, लेकिन कोलॉइड ज़्यादा बन जाएंगे तो गोइटर बन जाएगा, हमारे थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट होगा, उसको हम बोलेंगे कोलॉइड गोइटर। तो आपको समझ में आ गया होगा कोलॉइड गोइटर क्या है। तो देखते पढ़ते हैं इसके बारे में। तो कोलॉइड गोइटर इज द गोइटर ड्यू टू लॉन्ग स्टैंडिंग आयोडीन डिफिशियंसी विथ लोकलाइज एक्यूमुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट कोलॉइड इन द ग्लैंड। मैंने बताया था कि आयोडीन की डिफिशियंसी हो रही है बहुत दिनों, मतलब ये कोई ऐसे नहीं कि 2-3 दिन में हो गया, ये लॉन्ग स्टैंडिंग कंडीशन है। तो T3 T4 नहीं बनेंगे और कोलॉइड जो है हमारे बॉडी में मतलब थायराइड ग्लैंड के अंदर एक्यूमुलेट होता रहेगा। तो कोलॉइड होता क्या है, थायरोग्लोबिन इन द लुमेन ऑफ द थायराइड फॉलिकल्स, मैंने बताया आपको। लार्ज गोइटर जो होते हैं कुड बी कोलॉइड टाइप, वो कोलॉइड टाइप के हो सकते हैं। सॉलिटरी नॉन टॉक्सिक गोइटर,
और उससे पहले आता है मल्टी नोडुलर गोइटर। सेम है, एक से ज़्यादा नोडुल होंगे तो मल्टी नोडुलर, और सिंगल नोडुल होगा तो सॉलिटरी बोलेंगे, है ना। रिकरेंट मतलब कि जो बार बार हो रहा है उसको बोलेंगे रिकरेंट नॉन टॉक्सिक गोइटर। और होकाइडो मतलब कि ये क्लास न्यू क्लास ऐड है, होकाइडो गोइटर। तो ये वो हमारा पहला वाला क्लासिफिकेशन, इसको हमने बोला गोइटर नॉन टॉक्सिक सिंपल गोइटर। कौन सा? नॉन टॉक्सिक गोइटर, या उसको ही हम बोलेंगे सिंपल गोइटर, ठीक है। हम दूसरी क्लास देखते हैं। हम दूसरी जो क्लास है, जो लास्ट वाली टॉक्सिक गोइटर देखेंगे। उसी के जैसा यहाँ पे भी इनलार्जमेंट ऑफ थायरॉइड ग्लैंड हो रहा है, लेकिन ये T3 T4 भी हार्मोन यहाँ पे बढ़ रहा है और ये टॉक्सिसिटी करा रहा है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा वो है डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर। डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर जिसको हम प्राइमरी बोलेंगे, डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर। और ये कौन सी कंडीशन लिखना है? ग्रेव डिसीज। ग्रेव डिसीज में जो थायरॉइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट होता है वो टॉक्सिसिटी भी कराता है और डिफ्यूज भी होता है, पूरे ग्लैंड को एक्युमुलेट करता है। उसके बाद है मल्टीनोडुलर गोइटर्स, ये सेकेंडरी क्लास में आता है, जिसमें प्लमर डिसीज में होता है मल्टीनोडुलर गोइटर। ये भी टॉक्सिसिटी वाला है। उधर अभी हमने मल्टीनोडुलर पढ़ा था, लेकिन वो डिफ्यूज था और वो कैसे था? नॉन टॉक्सिक था। यहाँ पे टॉक्सिक है। सॉलिटरी टॉक्सिक गोइटर उधर हमने पढ़ा था, वो सॉलिटरी नॉन टॉक्सिक गोइटर था, इसको हम टर्चियरी बोलेंगे। और रिकरेंट टॉक्सिकोसिस ये भी हमें इधर देखने मिलता है। ऐसे हमने टॉक्सिक गोइटर को भी 4 इसमें डिवाइड किया, मल्टीनोडुलर, सॉलिटरी और डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर। एग्जाम्पल रखने जा रहे हैं ग्रेव्स डिसीज, प्लमर डिसीज और टर्चरी। इसको हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी, इसको प्राइमरी, इसको सेकेंडरी, इसको टर्चरी। इसके बाद हम पढ़ेंगे थायरोइडाइटिस। थायरोइडाइटिस मतलब क्या कि इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या हो रहा है? इनलार्जमेंट ऑफ थायरॉइड ग्लैंड हो रहा है ना। तो हाशिमोटो ऑटोइम्यून थायरोइडाइटिस ये एक टाइप का थायरोइडाइटिस है, जिसके अंदर हमारे थायराइड के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती है और जिसमें थायराइड ग्लैंड का इलाजमेंट होता है। उसके बाद है डीक्यूराइन ऑटोइम्यून थायरोइडाइटिस, और उसके बाद रिडल्स थायरोइडाइटिस। इनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी याद रखना कि ये थायरोइडाइटिस की क्लास में आते हैं, डीक्यूराइन ऑटोइम्यून थायरोइडाइटिस और रिडल्स थायरोइडाइटिस। रिडल्स थायरोइडाइटिस में फाइब्रोसिस होता है ग्लैंड का। डीक्यूराइन ऑटोइम्यून थायरोइडाइटिस में इसमें किसी वायरस की वजह से हमारी इम्यूनिटी एक्टिव हो जाती है और हमारे थायराइड ग्लैंड पर अटैक करती है। हाशिमोटो थायराइड, इसमें भी जो भी इकोला बैक्टीरिया होता है उसके या किसी और पैथोजन की वजह से हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती है जो थायराइड ग्लैंड के खिलाफ होती है, क्रॉस रिएक्ट करती है। और नियोप्लास्टिक क्वार्टर मतलब क्या है कि कैंसरस सेल बन गई है और वो उसकी वजह से हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो इनलार्ज हुआ है। तो इसमें दो है, बेनाइन हो सकता है या मलिग्नेंट हो सकता है। बेनाइन है तो एडिनोमास होगा, जैसे फॉलिकुलर एडिनोमा और हर्टल सेल एडिनोमास, ये दो देखने मिलते हैं। मलिग्नेंट में हमें दो देखने, कार्सिनोमास और लिम्फोमास। कार्सिनोमा में सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा पैपिलरी कार्सिनोमा, फॉलिकुलर कार्सिनोमा, मेरुलरी कार्सिनोमा और एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। ऐसे 4 हमें कार्सिनोमास दिखते हैं जो कि थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट कराते हैं। लिम्फोमास की वजह से भी थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट होता है। तो ये हमने सभी देखा कि इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड किसकी वजह से हो रहा है और वो इनलार्जमेंट होने के बाद वो टॉक्सिसिटी करा रहा है कि नहीं करा रहा है।